Hello everyone, welcome to virtual classes. I am Anisha, and for the last few days I was not able to upload any videos because I was not able to record any classes as I was not well. Still, I am not that very well, but I'll try to give my best explanation today. Okay, so we'll continue with our topic, and I'm going to teach in both Hindi and in English. Going to explain both in Hindi as well as in English. All right. सो हेयर देखो, आज हम ये चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि मैंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड कर नहीं पाई। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने स्टार्ट कर लिया था, जो चैप्टर 6 था आपका, द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा था, बिल्डिंग्स वगैरह कितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग बनाए थे, स्ट्रीट्स वगैरह कितने वाइड थे। और उसके बाद हमने देखा था ग्रेट बाथ के बारे में देखा था ना। तो वो सब अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये लोग क्या खाते थे, हड़प्पन के लोग क्या खाते थे। ठीक है, व्हाट डिड दी हड़प्पन ईट। सो हियर वी आर गोइंग टू study about the things that these Harappan civilization, these Harappan peoples used to eat, and we got to know from the evidence only. Okay, from the evidence which has been done, which we have got through the excavation, खुदाई वगैरह के कारण जो भी हमें एविडेंस वगैरह मिले हैं, उसी के आधार में हमें पता लगता है कि अच्छा चलो हड़प्पन्स लोग क्या क्या खाते थे। ठीक है, क्या क्या उगाते थे तब और क्या क्या खाते थे। तो हम देख लेते हैं इसमें। The Harappan created many of their settlements along the banks of a large or small river. This is logical choice, not just for easy access to water, but also for agriculture, since river enriched the soil around them. Archaeological findings have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice in addition to pulses, a variety of vegetables. देखो यहाँ पे क्या है, जो हड़प्पन्स थे ये इनके सेटलमेंट्स ज़्यादातर कहाँ पे होती थी, रिवर्स के आसपास होती थी। या तो लार्ज रिवर होती है या फिर स्मॉल रिवर। जैसे हमने देखा था ना, वो इंदस रिवर के आसपास ज़्यादा थी, इसलिए इंदस सिविलाइजेशन भी उनको बोला जाता है। और सरस्वती रिवर के आसपास भी बहुत सारे सेटलमेंट थे, बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट भी बहुत सारे पाए गए। उन रीजन्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और इन्होंने रिवर्स के आसपास क्यों सेटलमेंट की, देखो रीज़न, लॉजिकल रीज़न है। रिवर्स के आसपास इनको क्या है, पहले तो इनको वाटर सफिशिएंट मिलेगा, और दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर करने के लिए जो रिवर के आसपास के सॉइल होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही एनरिच होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फुट प्लेन भी बोलते हैं ना उसको, फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिवर्स, जो माउंटेन से जब नदी बहती आती है तो उनके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह वो कैरी करके आते हैं। तो आके वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाता है जो नदी के आसपास रहता है। तो जो रिवर्स के आसपास होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये लोग नदी के आसपास या रिवर्स के आसपास से सेटलमेंट होता था। ज़्यादातर सेटलमेंट आप देखोगे पहले के टाइम में वो ज़्यादातर रिवर्स के आसपास ही रहा है, जो कि हमने अभी हड़प्पन कल्चर के बारे में भी पढ़ा, तो वो इंडस रिवर के आसपास है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या उगाते थे। सबसे पहले तो देखो, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के द्वारा क्या क्या हमें पता चला कि क्या क्या ये ग्रू करते थे। सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक है, क्या क्या अनाज ये ग्रू करते थे, जैसे बार्ली मतलब जौ। ठीक है, और उसके बाद ये व्हीट, जैसे गेहूँ, व्हीट को हम गेहूँ बोलते हैं ना। और उसके बाद ये जो मिलेट्स है, मिलेट्स का मतलब बाजरा। ठीक है, और समटाइम राइस, जो चावल। और इन एडिशन पल्सेस मतलब जो हमारे दालें होते हैं, जो जैसे बीन्स, पीस वगैरह होता है, दाल जैसे अरहर का दाल होता है, राजमा दाल होता है, आपका छोले, आपके चने, वो सारे पल्सेस हैं। ठीक है, so they were also the first in Eurasia to grow cotton which they used to weave into clothes। तो ये जो पहले सिविलाइजेशन है, जो यूरेशिया मतलब टुगेदर यूरोप और एशिया को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, पूरा जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या पता चला हमें, ये पहले सिविलाइजेशन थी जिन्होंने कॉटन को ग्रू किया और उसके बाद उसको क्या बनाया, उसके कपड़े बनाए वीव करके। ठीक है, और इन्होंने फार्मिंग टूल्स वगैरह भी काफ़ी इन्वेंट किया, तब काफ़ी बनाया। तो एक उनमें से एक यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, द प्लाउ, जो सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय द मॉडर्न डे फार्मर्स। तो आज के टाइम भी जो फार्मर्स ऐसे टूल्स यूज़ करते, जो कि तब हड़प्पन के टाइम में भी एक्सकवेट करते हुए हमें मिला। So here see, these Harappan, they used to settle mostly in the bank of the rivers. Why? Because they have the advantage, because they will have easy water access, and after that it will be easier for them to grow certain
to grow certain cereals and all. Why? Because the soil around the river is very much fertile and very much enriched with all kind of things, okay, which has been necessary to do farming. So here they used to grow cereals, okay, cereals like barley, wheat, millets and rice, as well as some pulses and a variety of vegetables. And these Harappans were also the first in Eurasia. Eurasia means together, combined Europe and Asia, okay. If you combine together these two continents, Europe and Asia, it becomes Eurasia. So they were the first to grow cotton also, and which later on they started weaving and weaving into clothes, okay. And they also have more farming tools, made some farming tools including this plow, okay, which picture is here given. And still today also so many farmer used to continue to use this plow because it is very much useful, isn't it? So here this is the picture of plow which has been excavated from these Banawali in Haryana, okay, of this Harappan site. This is a small clay model, this is a small toy model only, okay, of plow. So from this toy model what we came to know, okay, they have been using plow also for farming. And this intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites or village. Then as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. So यहाँ पे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, ज़्यादातर कौन मैनेज करता था? जो रूरल एरियाज, जो विलेज वगैरह थे, जो गांव वगैरह थे, जो छोटे छोटे बाकी साइट्स, जो हमने अभी देखा ना, मोहनजोदारो, लोथाल, ये सारे बड़े वाले सिटीज़ हैं, ठीक है. तो बाकी जो स्मॉलर साइट्स थे वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इंटेंसली होता था, बहुत ज़्यादा होता था. क्यों? क्योंकि वो ही सप्लाई करते थे सिटीज़ के लोगों को. सिटीज़ के लोग जो रहते थे वो फार्मिंग वगैरह नहीं करते थे, तो वो सारा सब कुछ कहाँ से आता था? रूरल एरिया से आता था, ठीक है. तो जैसे कि आज के टाइम में भी आप देख लो, जो सिटीज़ में रहते हैं वो फार्मिंग नहीं करते ना, क्योंकि उनके पास तो इनफ जगह भी नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं करते, जो कि अनाज वगैरह ये सब कुछ तो रूरल एरिया से ही आता है. आज के टाइम में भी गाँव वगैरह से ही आता है ना. तो ऐसे ही हड़प्पन टाइम में भी जो सिटीज़ में रहते थे वो नहीं करते थे, उनको कौन सप्लाई करता था? जो रूरल एरिया में रहते थे, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस काफ़ी तेज़ी से था, काफ़ी ज़्यादा भी था, ठीक है. और डेली बेसिस पे ये इनको पहुँचाते थे सिटीज़ के लोगों को. So here what the most of the agriculture activities was been performed by the smaller sites, okay, because they have to supply to the bigger cities, as in today's date also. If you can see, the people living in city, they don't do farming and all, isn't it? Whatever rice, whatever vegetables, whatever cereals that we have which has been available in the market, it is all been supplied by the farmers from the rural areas. So just like that, in Harappan civilization also, it was been supplied by the rural peoples, okay. So the Harappan also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea. This is known from the large number of animal and fish born found during excavation. So दूसरा बाकी क्या हमें पता चला, वो जो हड़प्पन के लोग थे, ये इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करके रखा था. सो कुछ इन्होंने खाने के लिए किया था ये, और फिर उन्होंने ये क्या किया था, मछली को भी मछली भी ये लोग रखते थे, ठीक है. फ़िश में मछली वगैरह भी पालते थे, सीज़ में मछली वगैरह, फ़िशिंग वगैरह भी करते थे. तो ये चीज़ हमें कैसे पता चला? जब खुदाई की गई तो हमें बहुत सारे एनिमल्स और फिश के बोन्स मिले, ठीक है, वहाँ से. तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि अच्छा ठीक है, ये लोग मीट वगैरह भी खाते थे, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, और मछली वगैरह भी पालते थे, और मछली को फ़िशिंग भी करके उसको भी खाते थे, ठीक है. तो सी यहाँ पे सी व्हाट हैपेंस हियर, दिस Harappan peoples also they domesticated number of animals. And how do we came to know? And apart from number of animals, they also do fishings, and they were also having fish. They also include fish in their diet. From where did we know? Through the excavation, we have found a large number of animals and fish bones, okay. So from here it was been concluded, the archaeologists have been concluded that okay, the Harappan people used to eat meat, and they, in order to eat meat, what they have to do, they have to domesticate also, isn't it? And they used to eat meat as well as fish, okay. So what did Harappan cooking pots contain? Now let us see what this Harappan cooking pots contain. जो उनका खाना बनाने वाला जो पॉट था, तो जो हमें बहुत सारा मिला भी है एक्सकवेशन के बाद, ठीक है. उनमें क्या क्या पाया गया? जैसे साइंटिफिक एग्जामिनेशन के बाद, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स, बोथ एक्सपेक्टेड वंस जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, एंड सरप्राइजिंग वंस. दूसरा क्या मिला? रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, जिंजर एंड बनाना. क्लियरली द डाइट्स वाज वेरी क्वाइट डाइवर्स. तो हमें
जो इनके जो खाना बनाने वाले बर्तन जो थे, जो मिट्टी के बर्तन थे ज़्यादातर, ठीक है, उनमें से क्या मिला, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, साइंटिफिक एग्जामिनेशन अच्छे से करके जो इन आंसर्स भी हमें मिले, जैसे कि कुछ में जैसे एक्सपेक्टेड था कि चलो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते थे, और दो सरप्राइज़ करने वाला बात था कि चलो इस तब के टाइम ये लोग हल्दी भी मिला, ठीक है, हल्दी का एविडेंस भी मिला, और ये अदरक का एविडेंस भी मिला, जिंजर और बनाना का, केला का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके डाइट भी काफ़ी डाइवर्स था, मतलब काफ़ी डिफरेंट था, मतलब एक ही टाइप का ये डाइट नहीं खाते थे, काफ़ी तरह का मल्टी डाइट्स था, ठीक है। जैसे कि पल्सेस भी मिले हमें, राइस भी मिले, मिलेट्स भी मिले, है ना, सीरियल्स वगैरह में राइस, ये सब कुछ, मिलेट्स, बाजरा, गेहूँ, जौ, ये सब कुछ मिला, और उनके साथ साथ क्या मिला, हल्दी, जिंजर, ये बनाना, ये सब कुछ मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये लोग एक ही टाइप के डाइट नहीं लेते थे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डाइट तब खाते थे, ठीक है। So here what did we came to know after examining the cooking pots of these Harappan people? After the scientific examination, we have known that okay, in these pot they used to cook dairy products, which was expected, but the surprising one was that there were remains of turmeric, ginger and banana. So this clearly told us that their diet was very quite diverse. They used to have, they don't only have rice or pulses as we have or meat, they used to have other things also, okay. It was very diverse, they don't stick to only one type of diets, they have a variety of diet in their daily eatings, okay. So this is been known through the excavation only, okay. So here they have given one question which you have to imagine and you have to answer, and you comment down your answer in the you write down your answer in the comment section, okay. Let me see how is your imagination level, where is your imagination level. So imagine you cook a meal in Harappan house. What dish or dishes would you prepare based on the data given above? So what are the data given? You have pulses, you have variety of vegetables, you have rice, isn't it, and you have cereals, and apart from that you have meat, you have fish, you have dairy products, you have turmeric, ginger, banana. So using all these data, what can you imagine, okay, what you will be cooking in the Harappan house? You can imagine and you can write it down, okay, in the comment section. सो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट देयर ट्रेड। अब हम इनके ट्रेड के बारे में देखेंगे, इनके व्यापार के बारे में देखेंगे कि ये ट्रेड के बारे में, ट्रेड में कैसा इनका सिस्टम रहा, क्या क्या ये यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। द हड़प्पन वर एंगेज इन एक्टिविटीज़ active trade not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilization and culture within and outside India. तो हमें यहाँ पे क्या जानने को मिला, जो हड़प्पन्स थे ये लोग एक्टिव ट्रेड, ये लोग व्यापार में भी बहुत एक्टिव थे, ठीक है, ट्रेडिंग में भी बहुत एक्टिव थे। तो ये बस अपने ही भीतर सिविलाइजेशन के अंदर ही नहीं, ये बाहर सिटीज़, जो बाहर कंट्रीज़ हैं उनके बाहर भी इनका ट्रेडिंग वगैरह चलता था, ठीक है। सो हियर व्हाट वी केम टू नो, दे यूज्ड टू ट्रेड विद द outside cities also, with the other cities also, rather than their own civilization and outside India as well. That means they were very much active in trade, okay. They exported ornaments, timber, some objects of daily use, which we will see here in the picture, okay, figure 6.11, and probably also gold and cotton and possibly some food items. तो ये लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, स्टोन्स वगैरह से ये लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते, बीड्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। आगे हमें पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे क्या क्या कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। टिम्बर, ठीक है, जैसे वो वुड वगैरह होता है वो, और उसके बाद उसके साथ सब डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, और जैसे गोल्ड, कॉटन और सम फूड आइटम्स वगैरह भी ये एक्सपोर्ट करते थे। तो हियर व्हाट दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट, दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट ऑर्नामेंट्स, ओके, टिम्बर, वुड्स, इजंट इट, एंड द अदर सम डेली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, एंड लाइक फॉर एग्जांपल which has been given here, okay, in the figure. So probably they were gold and cotton and some food items also they used to export. And the most favored ornament were beads of carnelian, which is given in 6.10 on the page 898, a reddish semi-precious stone found mostly इन गुजरात। सो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्नामेंट्स क्या था जो ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो था कार्नेलियन, ओके, कार्नेलियन जो स्टोन से जो बना होता था, बीड्स ऑफ कार्नेलियन। तो इसको क्या होता था, ये लोग, ये थोड़ा सा लाल कलर का होता है, जो अभी आपको दिखाया जाएगा, इमेज में भी है, ठीक है, लाल कलर का होता था ये, सेमी प्रीशियस, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती वाला नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता वाला, तो सेमी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता था, गुजरात में पाया जाता था, ठीक है। सो हियर what was the most favored ornaments, it was carnelian, okay, which was reddish in color, and these are semi precious stone mostly found in the Gujarat.
So Harappan craft person developed special technique to drill them so a string could pass through them and to decorate them in a various way. They also worked on conch shell into beautiful shell bangles, which require sophisticated techniques as shell is a hard material. So here these Harappan craft people, okay, they have developed a special technique also to drill these reddish carnelian semi precious stone, okay, and to insert a string. They could pass over them and they could make it as an ornament, as a necklace or something like that, okay, and they used to decorate it very properly. And apart from that, they have worked on these cells also, which has been found in these seas, okay, this conch shell. So they used to make bangles out of it. So these cells are very hard substance, isn't it? So what they used to do, they required some sophisticated techniques. So what we came to know here, their technique was also advanced, okay, according to their time. They have already developed some sophisticated techniques also to convert this conch shell into bangles, because these cells used to be very hard, isn't it? Whenever you used to touch shell, it is hard. तो यहाँ पे क्या है, जो ये कार्नेलियन जो इनका जो सबसे फेवरेट स्टोन रहा है, सबसे फेवरेट ऑर्नामेंट्स रहा है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो ये रेड कार्नेलियन है, इसको जैसे माला वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, ये इस पर एक धागा वगैरह भी, एक धागा इससे पास थ्रू कर सके, ऐसे इन्होंने टेक्निक वगैरह डेवलप किया, फिर उसको अच्छे से डेकोरेट किया, फिर इन्होंने ऐसा एक्सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि ऐसा सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया, अच्छे से उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में इन्होंने एक्सपोर्ट किया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो काउंच सेल होता है, जो नदी वगैरह में मिलता है ना हमें, जो सेल्स वगैरह मिलते हैं, तो उनके भी इन्होंने बैंगल्स वगैरह बनाए। जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इस हार्ड सेल्स को भी इन्होंने जैसे पिघला के अब आपको बनाना होता है बैंगल वगैरह कट करके, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी टेक्निक्स वगैरह भी डेवलप किया। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है, जो हड़प्पन पीपल थे, जो हड़प्पन के टाइम लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग काफ़ी एडवांस भी थे अपने क्राफ्टिंग को लेके। ठीक है। What the Harappan import in exchange of the exported good is not so clear. It probably included copper, since this metal was not so common back home. So see, they used to export so many things, isn't it? So we don't know what they used to import in exchange, because during those time there was no currency, there was no money as we have now, isn't it? So what they used to take in exchange, import in exchange, it is not so clear. We don't have such evidence, so we cannot say anything. But what we can conclude here is that, okay, they might have been export copper, because copper was not very common during those time. It was not very common in India. It was not found in India during those time. Okay, as of now it has been found, but during those time it was not found. Okay, so we just conclude that, okay, they might been have imported copper. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये लोग भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे ये ऑर्नामेंट्स वगैरह, गोल्ड, कॉटन, कुछ खाने की आइटम, तो इसके बदले में ये क्या लेके आते थे, क्योंकि तब के टाइम में तो पैसा तो था ही नहीं, करेंसी वगैरह कुछ था ही नहीं, तो ये लोग क्या लेके आते थे, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वो क्या लेके आते थे। तो यहाँ पे एक और अनुमान लगाया गया कि चलो ठीक है, ये लोग कॉपर को ही लेके कॉपर को इम्पोर्ट करते होंगे तब के टाइम में, क्योंकि तब के टाइम में भारत में क्या था, कॉपर अवेलेबल नहीं था, इनको पता नहीं था कि कॉपर कहाँ से इनको मिलेगा, तो कॉपर ही लेके आते होंगे ये तब। ठीक है, और इन्होंने कॉपर का क्या किया फिर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कॉपर का इन्होंने कैसे यूज़ किया। The Harappan mastered the art of working copper, a soft metal. If tin is added to copper, the resulting metal is bronze, which is harder than copper. The Harappan used bronze to make tools, pots and pans, as well as we'll see so many other in these figures. देखो ये कैसे अनुमान लगाया गया कि कॉपर ये लोग इंपोर्ट करते होंगे, क्योंकि तब के टाइम में बहुत सारे ऐसे कुछ ऑर्नामेंट्स या मेटल्स वगैरह बहुत कुछ मिले जो कि कॉपर का बना था, और इन्होंने क्या किया, कॉपर तो एक सॉफ्ट मेटल है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, टीन को ऐड कर दिया। तो टीन को ऐड करने के बाद क्या बन गया, वो ब्रॉन्ज बन गया, तो वो थोड़ा मजबूत बन गया, वो जल्दी से ऐसे ब्रेकेबल नहीं हुआ अभी। ठीक है, जल्दी से टूटने वाला नहीं बना। तो इन्होंने ब्रॉन्ज से बहुत सारे टूल्स बनाए, जैसे पॉट्स वगैरह, पेन्स वगैरह काफ़ी सारे बनाए, तो हमें भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट मेक अस कंक्लूड, व्हाट मेक्स archaeologists conclude that they used to import copper, because so many tools were been found. Okay, so many tools were been found made of copper, and in that copper they have added tin, which results into bronze, and this bronze is little harder. Okay,
harder than copper, so this was more durable, okay, as it was more durable than the copper, and they used to make tools, pots and pans with these use of bronze. Here दिस इज़ कार्नेलियन, ये जो उनका सबसे फेवरेट बीट्स जो हमने अभी पढ़ा था जो इंपोर्ट करते हैं, हड़प्पन बीट्स ऑफ कार्नेलियन बीट्स एक्सकवेटेड एट सूसा प्रेजेंट है ईरान। तो ये कहाँ से मिला? ईरान से मिला। जो ऐसा कुछ था वो रेडिस, उन्होंने बोला था ना रेडी स्टोन, तो इसको ये अच्छे से कट करके अच्छे से इनमें स्ट्रिंग वगैरह डाल के, धागे वगैरह डाल के अच्छे से नेकलेस वगैरह बना के ये तब इंपोर्ट करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे। और दूसरा हमें क्या मिला यहाँ पे? एक कॉम्प मिला, आइवरी कॉम्प मिला, जो कि कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। कहाँ पे मिला ये? ओमान में मिला, कोस्ट ऑफ ओमान, ठीक है। To conduct such a trade, they used land routes and rivers and the sea for more distant destination. This is the first intensive maritime activity in India. Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal region of Gujarat and Sindh. Lothal, a small settlement in Gujarat, has surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of the 2 football grounds. These basins have been a dockyard that is structure used to receive and send boats for further transportation of goods. तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ क्या देखने को मिला, जैसे ये जो ट्रेडिंग वगैरह कंडक्ट करते थे, क्योंकि आउटसाइड इंडिया भी ये लोग ट्रेड करते थे, तो वो लोग कैसे बेचते थे सामान को? तो ये बहुत लैंड रूट भी यूज़ करते थे, रास्ता भी यूज़ करते थे, ज़मीन वो, और उसके बाद ये रिवर्स को भी यूज़ करते थे, सीज़ को भी यूज़ करते थे। और यहाँ पे सबसे पहला जो इंटेंसिव एक्टिविटी हुआ है इंडियन के सी में, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिले कोस्टल रीजन में, जो सी के आसपास के रीजन होते हैं, ठीक है, जो कि गुजरात और सिंध में है। और ऐसा ही हमें एक और रीजन मिला लोथल में, ठीक है, वहाँ पे एक स्मॉल सेटलमेंट मिला, स्मॉल जगह, एक स्मॉल छोटी सी जगह मिली, जहाँ पे क्या था, एक डॉकयार्ड हमें मिला, जो कि कितना बड़ा था, जैसे कि आप अगर आप 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिला लो तो उतना ही बड़ा वहाँ पे था। तो डॉकयार्ड का क्या था, जैसे कि शिप वगैरह, नाव वगैरह को जैसे सामान इंपोर्ट करने में, आने जाने में, वहाँ पे जैसे रुकना पड़ता है ना, जैसे एक जहाँ पे एक होता है जैसे पार्किंग आप बोल सकते हो, ठीक है, पार्किंग एरिया टाइप। तो वहाँ पे ये गुड्स वगैरह लेके आते थे, फिर वहाँ से फिर गुड्स वगैरह लेके जाते थे, तो वो एक पार्किंग, वो इसको हम क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन जितना भी गुड्स वगैरह का होता था वहाँ पे होता था। सो हियर व्हाट वी केम टू नो, दे यूज टू ट्रेड थ्रू बोथ through land routes as well as through rivers and seas, okay, and it was during this civilization, this Harappan civilization, only for the first time so many intensive activity was been done in the Indian Sea, okay, sea which is near the India, with that is Arabian Sea and the Bay of Bengal, isn't it? And quite settlement were been found, few settlement were been found along the coastal areas near the sea, which is in Gujarat area, okay, and Sindh area, and among them we found one Lothal, okay, and this basin was surprisingly about 217 meter in length and 36 meter in width. So if you combine this, it becomes a length of 2 football ground, okay. So this basin have been concluded as in being, it is a dockyard, okay, like a parking for the boats, okay, where they have to, they used to send for these import and export things, okay, for these transportations of goods. I hope you have understood. Such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. तो ये देखो ट्रेड वगैरह करने के लिए तब के टाइम में क्या था, करेंसीज तो था नहीं, तो इनको ये एक पहचान बनाना है ना कि चलो ठीक है ये यहाँ से आया है, ये वहाँ से आया है। तो बहुत सारे हमें सील्स मिले हैं तब के टाइम में, ठीक है, जो आपके इमेज पे अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा, काफ़ी सारे हमें सील्स वगैरह मिले हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सील्स मिले ताकि वो गुड्स की पहचान कर सके, अच्छा ठीक है ये इस रीजन से आया है या उस रीजन से आया है, ओके। सो हियर so many seals were been excavated, okay, so many small seals were been excavated from many of the settlements which were being used during transportations of what, during transportation of goods, to verify, okay, from where does this goods came, because if you see, if this good, they have sent this goods to other place and that other place will not know from where it comes, so there will be a sign, okay, so a type of sign was been invented through this seals only. So from there they came to know, okay, these goods have been came from this Harappan people or from this city, from Mohenjo-daro city or from Lothal area or from Gujarat, okay. So these seals were generally made of, see this is the dockyard, okay, ये जो वहाँ जो हमने अभी पढ़ा था ना लोथल के बारे में, जो एक पार्किंग एरिया है बोट्स के लिए, तो ये वो जगह है, ठीक है।
The seals were generally made of स्टेटाइट, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग। तो ये सील्स किसका बना होता था? ये एक स्टेटाइट के बना होता था। ये क्या है? एक सॉफ्ट स्टोन है जो कि हार्ड हो जाता है हीटिंग करने में। दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स विथ above them a few signs that are part of writing system, but that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. What is certain is that they somehow relate to trade activities. देखो जो सील्स हमें पाए गए हैं, ठीक है, तो इस पे ये किस चीज़ का बना हुआ था? ये एक स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ था जो कि हीट करने से वो हार्ड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो सील्स थे ये काफ़ी इतने बड़े भी नहीं थे, ये छोटे छोटे थे। और इनमें क्या था? एक जैसे कि अलग अलग जानवर के फिगर्स पाए गए। देखो यहाँ पे ये जो 3 सील्स यहाँ पे दिखाए हुए, तो अलग अलग जानवर्स के यहाँ पे फिगर्स वगैरह पाए गए। तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डेसिफर नहीं हुआ है, मतलब हमें पता नहीं है कि आज तक ये क्या लिखा था यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है। तो लेकिन इस पे बस इतना एक अनुमान लगाया गया कि चलो ठीक है, ये सब जो सील्स थे ट्रेड एक्टिविटीज़ में ही यूज़ किया गया होगा। जैसे यहाँ पे है ना, देखो ये यूनिकॉर्न लग रहा है ना, देखिए जो मैंने आपको बोला था मोहनजोदारो मूवी देखने के लिए, तो उस पर भी आपको मिलेगा यूनिकॉर्न का काफ़ी वहाँ पे सिंबल, उनका सिंबल ही क्या था? यूनिकॉर्न था। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा सील है, क्या है ये? एक बुल है ना। और उसके बाद दूसरा सील है, ये देखो टाइगर भी लग रहा है लेकिन ये हॉर्न्ड भी है, तो इसको क्या नाम दे दिया? हॉर्न्ड टाइगर, ठीक है। सी हियर what we came to know is that we have came to know that there are several seals were been excavated, isn't it? But what was the actual purpose of this seal? We don't know, okay, because what is written over there we cannot depict, we cannot decipher till now, okay, there we cannot understand the meaning. So what we have conclude is that okay, this might have been used for this trade activities, and they have these seals with different types of animal here. For example, here in this first seal we have these left to right, this one Harappan seal showing a unicorn, isn't it? And this Harappan seal showing a bull, this second one, and this another seal, this third one, it is showing a horned tiger. So it seems like this is a tiger, isn't it, because of the stripes, but it has horn also, so horned tiger. So we don't know for the actual purpose of the use of this seal, but what we can depict is that okay, these were being used for this trading purpose. So here some image will come, आगे हम देखेंगे कुछ images, ठीक है, जो कि हड़प्पन साइट से हमें एक्सकवेटेड हुआ हमें मिला, ठीक है। जैसे कि ये एक मिरर है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक है, और ये एक टेराकोटा पॉट है जो स्मॉल छोटा सा है, ठीक है, खिलौना वाला पॉट छोटा वाला मिला क्ले का। और यहाँ पे जैसे ये वेट्स मिले हमें, ठीक है, स्टोन्स वगैरह, जैसे हम आज के टाइम में भी आप देखते हो जब सब्जी वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि वो कैसे वो मेज़र करते, एक रखा होता है ना उसमें 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा लिखा हुआ, तो वैसे ये स्टोन्स हैं जो वेट के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक ब्रॉन्ज सीसल है जो कहाँ से मिला? धोलावीरा से मिला। और उसके बाद हमें क्या मिला? देखो एक गेम्स टाइप, कुछ चेस टाइप लग रहा है ना, कुछ गेम बोर्ड टाइप ऐसा कुछ मिला, ठीक है। उसके बाद ये एक विसल मिली, छोटी सी सीटी मिली, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे हमें हड़प्पन साइट से एक मिली। और उसके बाद देखो और सील्स हमें मिले, ठीक है। ये जैसे ये एक व्यक्ति का स्टेचू मिला, और इसको देख के ये बताया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जैसे प्रिस्ट किंग वगैरह होगा या कुछ होगा। जैसे कि इसके कपड़े देखो यहाँ पे कितनी बारीकी से एम्ब्रॉयडरी वगैरह की है अच्छे से, है ना। तो उसके बाद हमें एक और सील मिला जिसपे कौन सा साइन मिला? हमें स्वास्तिका का साइन मिला। देखो यहाँ पे ऐसे स्वास्तिक का साइन मिला। और दूसरा सील हमें मिला 3 फेस डाइटी। देखो यहाँ पे 3 फेस डाइटी का हमें मिला, ठीक है। तो सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। तो ये हमें ऐसे चीज़ें हमें कहाँ से मिली? हड़प्पन साइट से मिली। और यहाँ पे एक और देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? डांसिंग गर्ल, फेमसली डांसिंग गर्ल, ठीक है। और ये एक क्ले का हमें छोटा सा मूर्ति टाइप मिला, टेराकोटा मिला, जो कि नमस्ते कर रहा है ना। और दूसरा एक पोर्ट मिला जहाँ पे ये ड्राइंग थी, ठीक है। ये ड्राइंग, जैसे इस ड्राइंग को देख के हमें क्या, जैसे इन्होंने बोला कि एक स्टोरी की याद आती है, जैसे कि design on a pot which seems to tell the story of the thirsty crow who finds a clever way to drink water at the bottom of the pot. ये कहाँ से मिला? लोथाल से मिला। जैसे कि आपने भी सुना होगा ना एक कौवे की कहानी, जैसे उसको थर्स्टी लगती है तो लेकिन पानी काफ़ी नीचे होता है, तो उस नीचे पानी को इसने कैसे अपना दिमाग लगा के वो पानी को पिया। तो उसका ऐसे मतलब इसको इस डिज़ाइन को देख के ऐसे मतलब अनुभव लगाया गया कि चट्टी ये ठीक है, ये स्टोरी वगैरह भी ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टोरी टाइप भी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिले। सो दिस वर द थिंग्स दैट वर बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम दिस हड़प्पन
sites. Okay, so here there are some questions for you which you have to complete. Okay, complete the story found. जो story अभी मैंने बताया था ना, आपको वो complete करना है वो story को, ठीक है. तो और देखिए, how was such a story remembered for more than 4,000 years in your opinion. देखिए 4,000 साल पहले की बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो तब के टाइम में वो स्टोरीज़ थी, तो कैसे वो याद रहा होगा. आज के टाइम में भी हमें वो स्टोरी पता है, तो वो कैसे याद होगा. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में से पास होकर याद हुआ होगा, तो वो आपको अपने हिसाब से वो लिख के बताना है. और दूसरा है डांसिंग गर्ल के फिगर के बारे में आपको बताना है कि वो क्या डिपिक्ट करता है, कैसा टाइप का एटीट्यूड और क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है. उसके बैंगल्स वगैरह देखना, उसके हाथ में जो एंटायर आर्म्स में कवर्ड है, जो आज के टाइम में भी आप देखोगे ना, राजस्थान में ऐसा ही है ना, ये कल्चर होता है. देखो यहाँ पे इस पे एंटायर आर्म में ये क्या बैंगल से कवर्ड है. तो आज के दिन में भी आपको ये देखने को मिलता है. कहाँ पे? राजस्थान में ये कल्चर है. तो आप इसके बारे में अपने हिसाब से इमेजिन करके, जो भी आपको जैसा भी सही लगता है ऐसे करके आप लिख सकते हो. सो नेक्स्ट we will see about the end or a new beginning. तो ये हड़प्पन कल्चर इतना एडवांस था, सब कुछ इतना मैनेज था, सब कुछ इतना वेल प्रॉपर्ड था, तो ये ख़त्म कैसे हुआ, ये ख़त्म हुआ या फिर एक न्यू बिगिनिंग थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. Around 1900 BCE, these सिंधु सरस्वती civilization, despite all its achievement, देखो बहुत सारे achievements हमने देखे ना यहाँ पे, क्या क्या थे, कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट थे, began to fall apart, ये टूटने लग गया धीरे धीरे. The cities were abandoned one by one, एक बहुत सारे सिटीज़ थे तब, बहुत सारे सेटलमेंट्स थे, एक एक करके जो सारे बड़े बड़े शहर थे वो सारे टूटने लगे, वो सारे खाली होने लग गए. ठीक है. और if any inhabitants remained, they adopted a rural lifestyle in changed environment. It appears that the earlier government or administration no longer existed. Gradually, the Harappans scattered over hundreds, if not thousands, of smaller rural settlements. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े बड़े सिटीज़ थे जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल, ठीक है, ये सब ये जो काफ़ी बड़े सिटीज़ थे हड़प्पा के, ठीक है, ये सारे क्या होने लगे, सारे बिखरने लगे, सारे जैसे कि वहाँ पे कोई रहना ही लोगों ने बंद कर दिया. तो वो क्या रीज़न है हमें पता नहीं, जैसे कुछ रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था वो पता नहीं. ताकि ये रीज़न हो सकता है एनवायरनमेंट चेंज वगैरह के कारण, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह भी एक रीज़न हो सकता है. अगर कोई रह रहा भी था आसपास, तो वो क्या हो गया, जो उनका जो अर्बन लाइफस्टाइल था, जो टाउन वगैरह थे, वो क्या थे, सब कुछ किस में बदल गए, रूरल लाइफस्टाइल में. वो फिर गाँव वाले उसमें आ गए, गाँव वाले लाइफस्टाइल में वापस से आ गए. तो क्या रीज़न से वो आए वापस, तो हमें पता नहीं है. वो जो गाँव था पहले, जो हंड्रेड्स था, वो क्या हो गया, अब थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गए, और बहुत सारे स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स हो गए. अब सिटीज़ वगैरह नहीं है, तो सिटीज़ वगैरह नहीं है मतलब आपको अब अनाज वगैरह वहाँ पे सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, आप अपना अनाज अपने हिसाब से आप उगा सकते हो. तो वो क्या रीज़न था हमें पता नहीं है. ठीक है. सी हियर, around 1900 BCE, okay, wow, what happened to this civilization? Despite all this achievement, they started falling apart. People started abandoning the city, okay, and the cities were now empty, and the cities started turning into some rural settlement. And what was the reason for the settlement? And it appears like there was no government, no administration, nothing was existed anymore. Everyone came into their rural settlement. So what is the reason behind it? It might be because of the change environment, but exactly we don't know. So here they have given a small reason. Okay, the Harappan returned to rural settlement because a rural lifestyle gives easier access to food and water than an urban lifestyle. Then as now cities depended on village to provide food and sometimes water. So this is one of the reason. Okay, like it is easier to come it is easier to grow fruit and foods and water if you are in a if you are in a rural lifestyle. Otherwise, in urban lifestyle, what will happen? The rural village have to again supply. So there might be some reason, because of change environment, they might not be able to grow enough crops, isn't it? So that is why slowly what happened? Everything started scattering away. Okay. तो यहाँ पे इन्होंने एक स्मॉल रीज़न दिया हुआ है कि ये रूरल लाइफस्टाइल में क्यों आए, क्योंकि रूरल लाइफस्टाइल में इसलिए आए, अगर अर्बन लाइफस्टाइल ये फॉलो करते तो ये फूड्स वगैरह इनको सप्लाई करना पड़ता, क्या पता वो चेंज एनवायरनमेंट के कारण ये फार्मिंग वगैरह कर ना सके, कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो नहीं रहा, सूखा पड़ गया हो. ठीक है. तो इन सारे रीजंस के कारण अब ये रूरल सेटलमेंट में आ गए, ताकि इनको सप्लाई करना ना पड़े, कि डे टू डे ये अपना ही पेट, ये मतलब कुछ अनाज वगैरह उगा के कुछ भी करके अपना ही पेट वगैरह भरने की ये लोग कोशिश कर रहे थे. ठीक है. तो इसलिए ये लोग रूरल सेटलमेंट में आ गए. ये रीज़न ऐसे दिया गया है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अच्छा ठीक है यही रीज़न है. ठीक है.
सो व्हाट कॉस्ट दिस डिक्लाइन, तो ये ऐसा क्या हुआ, तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रीजन दिया है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज मैनी फैक्टर्स। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वार और invasion war or invasion may have destroyed this city, but there is no trace of warfare or invasion. Indeed, the Harappa do not seems to have kept any army or weapon of war as far as the evidence goes. It seems to have been a relatively peaceful civilization. तो पहले इन्होंने क्या सोचा कि चलो कि किसी वार वगैरह के कारण कुछ बड़ा वार हुआ होगा, इसलिए सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने एक्सकेवेट किया, ऐसा कोई इनको कुछ भी ऐसा मिला नहीं, जैसे कि वार में यूज़ होता है ना, जैसे वेपन्स वगैरह कुछ भी इनको मिला नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। तो इससे क्या पता चलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो बहुत ही पीसफुल सिविलाइजेशन था, ठीक है। सो हियर फर्स्ट रीजन व्हाट दिस आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू गिव अस दैट दिस सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वार, बट there was no evidence of any weapons during excavation, so it does not go with the reason, okay, it does not suits as the reason for the destroyment of these decline of this Harappan civilization. So it was indeed a very peaceful civilization, no weapons, no nothing, such kind of things were not been found, okay, during the excavation of this Harappan civilization. So other factors, okay, two other factors have been currently agreed upon. Among them, first is that a climatic change would affect much of the world from 2200 BCE onwards, causing reduced rainfall and drier phase. This would have been made agriculture more difficult and could have been reduced food supply to the cities. So इनमें से इन्होंने पहला रीज़न क्या दिया है, जैसे कि हम मान सकते हैं, अच्छा ठीक है चलो इस रीज़न के कारण शायद ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हो गया था। तो जैसे कि क्या हुआ था, क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया था ये 2200 BC बिफोर क्राइस्ट, ओके, बिफोर कॉमन एरा। तो क्या हुआ था कि 2200 BC के आसपास क्लाइमेट चेंज वगैरह काफ़ी हो गया, बारिश वगैरह काफ़ी कम हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, सूखा वगैरह पड़ने लग गया। तो इसके कारण शायद एग्रीकल्चर वगैरह करने में, फार्मिंग करने में इनको दिक्कत आई होगी, क्योंकि फर्टाइल लैंड ना हो, इनफ वाटर ना हो, तो एग्रीकल्चर हम खेती बाड़ी हम कर नहीं सकते, है ना। तो इस सप्लाई वगैरह के लिए भी इनके पास खाना ना, सप्लाई वगैरह करने के लिए भी इनफ फूड्स वगैरह कम मतलब सफिशिएंट नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, ये सब कुछ ख़त्म हो गया और क्या हुआ, ये लोग रूरल सेटलमेंट में आ गए। तो दूसरा रीज़न क्या है, सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, सर्टनली सिटीज़ देयर सच एज कालीबंगन और बनावाली वेर अबंडन. There could have been other factors, but these two reminds us how much we depend on climate and environment for our well-being. So another reason is that, दूसरा रीज़न है कि वो लोग ये क्या सोच रहे थे, अच्छा ठीक है जो सरस्वती रिवर है जो ये सूखने लग गई, तो सरस्वती रिवर जब सूखने लगी तो क्या हुआ, जैसे अगर पानी वगैरह सूखने लगे, रिवर सूखने लगे तो सूखा पड़ जाएगा, आप फर्टाइल लैंड नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या याद दिलाता है, जो एनवायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, कितना ज़रूरी होता है, ठीक, कितना ज़रूरी होता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये दो रीज़न दिया हुआ है। सी हियर दे हैव गिवन टू रीज़न, ओके, प्रोवाइडली विच गोस ऑन। फर्स्ट इज दैट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक चेंज अराउंड 2200 BCE, there was reduced rainfall and the places were started drying up, because of which it becomes difficult for them to do agriculture and difficult for them to supply the food to the cities. So that is why they have came to back to the rural settlements. And another reason is that the river Saraswati have been dried up, okay, and the settlement near these rivers Saraswati, they also all it was all dry. As it was all dry, so it was not possible for them to stay there, because we need water and fertile soil, isn't it, to settle into an area. So these two reasons what reminds us, it reminds us that how much we depend on this climate and environment for our development. If there is any kind of changes in the climate, if there is heavy rain also, everything will be destroyed. If there is no rain also, everything will be destroyed. So how much we are dependent on climate, isn't it? So although the city disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on the next phase of Indian civilization, which we will explore in a full chapter. So although these Harappan civilization was all declined, okay, but their technology, it survived and it was been passed on to another civilization of another Indian civilization, about which we will learn in detail in our other chapter.
तो हालांकि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है डिक्लाइंड हो गया, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो भी ये इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है, ये क्या हुआ, पास हुआ दूसरे जनरेशन, दूसरे इंडियन सिविलाइजेशन में ये पास हुआ। तो इसके बारे में हम क्या डिटेल में क्या करेंगे, अब आगे के जो चैप्टर्स है उनमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस पर एक क्विक समरी हम देख लेते हैं चैप्टर का। जैसे द इंडस, हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने देखा था ना, ये जो इंडस, ये इनके बहुत सारे नाम थे, 3 नाम यहाँ पे दिए गए, इंडस, हड़प्पन या सिंधु सरस्वती। ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहाँ का है, वर्ल्ड का। ये यहाँ के जो रहने वाले द इनहेबिटेंट्स द हड़प्पन क्रिएटेड अ प्लान सिटीज़ विद इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड अ ब्रिक्स ट्रेड। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, ये लोग इन्होंने क्या बहुत टाउन प्लानिंग की, बहुत की वेल प्लान था, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट काफ़ी सही थी, और क्राफ्टिंग वगैरह बहुत डाइवर्स थी, काफ़ी यूनिक थी, और ट्रेडिंग भी काफ़ी एक्टिव थी, है ना। तो काफ़ी डेवलपमेंट ये ट्रेडिंग के थ्रू भी लेके आए थे। और दूसरा क्या पॉइंट हमने देखा इस चैप्टर में, A productive agricultural brought a variety of crops to the city। तो variety of crops भी हमने देखा, जैसे कि बहुत सारे सीरियल्स हमने देखा, दालें, पल्सेस हमने देखा, वेजिटेबल्स वगैरह ये ग्रो करते थे, राइस ग्रो करते थे। तो बहुत सारे, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरनमेंट चेंज, पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफस्टाइल। तो ये डिक्लाइन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ गया था, क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंज आ गया था। तो इसके कारण जो यहाँ के लोग थे कि इन्होंने क्या किया, अपना रूरल लाइफस्टाइल में दोबारा आ गए, ताकि क्योंकि फूड सप्लाई वगैरह ये कर नहीं सकते थे तब, क्योंकि कम पड़ जाता था, सूखा पड़ गया होगा या फिर कुछ चेंज आ गया होगा क्लाइमेट में, तो उसके कारण क्या था, उपजाऊ वगैरह नहीं हुआ, खेती बाड़ी ये कर नहीं सके, तो रूरल लाइफस्टाइल में ये वापस आ गया। इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो काफ़ी जो डेवलप्ड हो गया था वो सारा ख़त्म हो गया, वो सारा डिक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इन केस आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे फिर दूसरे क्लास में विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय क्लास, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।